हेलो दोस्तों। तो हम बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। और हमने पहला अध्याय स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। उसमें से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न थे वह कर लिए थे इस वाले चैप्टर में। और आज हम करेंगे अतिलघुरात्मक प्रश्न। तो देखते हैं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और आपको इन पीडीएफ के द्वारा पूरे चैप्टर का रिवीजन आसानी से करवा दिया जाएगा। आप प्लीज जो बताया जाए उसको अच्छे से पढ़िए और देखते जाइए कि आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सभी के 100 आउट ऑफ 100 आए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो नीचे जो अभिक्रिया लिखी हुई है उसकी समीकरण लिखना है और उसको संतुलित करना है। तो पहले अभिक्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो पहले तो हमें इनको समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखा जाता है CaOH का होल ट्वाइस। और CO2 को कैसे लिखा जाता है CO2 के रूप में लिखा जाता है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो देखो आपने जो अभिक्रिया लिखी है ये संतुलित है या नहीं है ये भी चेक करना है। तो देखो यहाँ कैल्शियम कितना है एक। यहाँ भी कैल्शियम के कितने परमाणु है एक परमाणु। ठीक है। इधर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं? दो तो ये रही क्योंकि ये होल ट्वाइस लगा हुआ है मतलब दो ही ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन। तो दो ऑक्सीजन यहाँ है दो ऑक्सीजन यहाँ है मतलब कितने ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं चार ऑक्सीजन। इधर भी कितने प्राप्त होने चाहिए चार। तो देखो तीन तो ये रहे और एक ये रहा तो इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु सही है। ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? अब देखो हाइड्रोजन को देखते हैं तो यहाँ दो है और इधर भी हाइड्रोजन दो है। ठीक है। इधर कार्बन कितने हैं? कार्बन एक है तो इधर कार्बन भी एक है अर्थात ये समीकरण कैसी है संतुलित समीकरण है। ठीक है। उसके बाद दूसरी समीकरण देखते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से क्या बनता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। तो देखो जिंक को Zn से लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से लिखा जाएगा। और क्या बनाना है जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। और सिल्वर मतलब Ag। अब इसको संतुलित भी करना है तो वही वाली विधि इधर जिंक के कितने एक इधर भी एक है। यहाँ देखो उसके बाद एक मिनट में आपको लिख कर ही बताता हूँ कि कैसे संतुलित करना है। जैसे यहाँ पे अभी करवाया अपन ने जिंक की किससे AgNO3 से। तो क्या बना ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बना। तो अब हम जो अभिक्रिया दी है आपको पहले तो उनको प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखा है अपन ने अभिक्रिया को। अब इसको संतुलित भी करना है। तो देखो यहाँ जिंक के कितने अणुभाग ले रहे हैं एक तो इधर भी कितने आ गए एक। ठीक है। यहाँ Ag कितने एक यहाँ भी एक। ठीक है अभी तक तो सही है। यहाँ नाइट्रोजन कितने एक और इधर कितने दो क्योंकि ये होल ट्वाइस है मतलब कोष्टक के बाहर लगा हुआ है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन है और छह ऑक्सीजन है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने दो लेकिन इधर कितने एक अर्थात इधर भी दो नाइट्रोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ दो लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अपन ने इसके आगे दो लगाया तो फिर यहाँ पे Ag कितने हो गए अब दो हो गए तो वापिस इसको वापिस संतुलित करेंगे। तो देखो फिर दोबारा देखते हैं यहाँ जिंक कितना एक तो यहाँ भी एक है। यहाँ Ag कितने दो यहाँ कितने एक तो अर्थात यहाँ भी क्या लगा देंगे दो लगा देंगे। तो ये जिंक Ag भी संतुलित हो गया। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन कितने दो क्योंकि आगे लगा हुआ है ना तो यहाँ दो नाइट्रोजन है तो यहाँ भी दो नाइट्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितने तीन तो ये रहे और दो मतलब तीन दूनी छह ऐसे लिखा हुआ है ना। ऐसे मतलब कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे छह ऑक्सीजन है। ठीक है। अब इधर देखते हैं इधर तीन मल्टीप्लाई टू मतलब तीन दूनी छह यहाँ भी कितने ऑक्सीजन है छह। अर्थात दोनों तरफ भी क्या है परमाणुओं की संख्या समान है। इसलिए कैसे समीकरण होगी अब संतुलित समीकरण होगी और आपको ऐसे ही दिखाया गया है देख लो। ठीक है। तो इस तरह से आपको समीकरण संतुलित करनी है। उसके बाद अगला आता है अगली समीकरण है कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने में क्या क्या बनता है कॉपर और जल बनता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे RBSC 2024 में भी
पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको प्लीज ये जो समीकरण बताई गई है इनको भी बिना देखे लिखना है और सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था 2024 में, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की विक्रिया हाइड्रोजन से कराने पे कॉपर और जल बनता है, तो उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो ऊपर शब्द समीकरण लिखी हुई है उसके लिए क्या लिखनी है आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड का को कैसे लिखते हैं, CuO के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 के रूप में लिखते हैं। कॉपर को कॉपर के रूप में लिखते हैं और जल को H2O के रूप में लिखते हैं। और इधर देख लो कि संतुलित है या नहीं है। इधर कॉपर कितने, एक, इधर भी एक है। ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने, दो, तो इधर भी दो है। अर्थात ये रासायनिक ये समीकरण कैसी है, संतुलित समीकरण है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था 2024 के एग्जाम पेपर में कि कॉपर के कॉपर ऑक्साइड के उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। मतलब कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन को, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड के का उपचयन हो रहा है, इसको प्रदर्शन करने के लिए आपको चित्र बनाना था। तो आपको ये चित्र बनाना है। कैसे, ये है बर्नर, ये एक तीपा है जिसपे ये जाली रखी हुई है और उसके ऊपर ये कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिस्क रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको कॉपर से कॉपर ऑक्साइड के उपचयन का चित्र बनाना था। तो ये चित्र भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको वही उसी तरह का क्वेश्चन था। और आपको इस शब्द समीकरण को कैसे लिखना था, संतुलित समीकरण के रूप में लिखना था, संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में। ठीक है, तो देखो आयरन को कैसे किससे लिखा जाता है, फेरस से। तो फेरस लिख दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 को बोलते हैं, तो CuSO4। तो देखो फेरस और कॉपर सल्फेट जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर तो है, और इस तरह से ये समीकरण प्राप्त होती है। अब देखते हैं ये संतुलित है या नहीं है, क्योंकि इसने संतुलित समीकरण के लिए बोला है तो आपको संतुलित भी करना है। ठीक है, ध्यान में अवश्य रखिए इसे। तो यहाँ देखो फेरस कितना है, एक, इधर भी कितना होना चाहिए, एक, तो एक ही है। यहाँ कॉपर के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, एक, तो यहाँ भी एक कॉपर परमाणु भाग ले रहे हैं, SO4। मतलब यहाँ सल्फर कितना है, एक, तो यहाँ भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन चार, तो यहाँ भी चार है। अर्थात ये समीकरण भी कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम सल्फेट से करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरह से आपको ये समीकरण भी याद रखनी है कि बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है, BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या लिखा जाता है, Al2SO4 का होल ट्राइस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट को BaSO4 लिखा जाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको संतुलित करने पे इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होगी, वो आपको करके देखना है। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण है कि बेरियम क्लोराइड की विक्रिया जब पोटेशियम सल्फेट से करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है BaCl2। पोटेशियम सल्फेट को किस तरह से लिखा जाता है, K2SO4। अभी K2SO4 कैसे बना, ये Al2SO4 कैसे, Al2SO4 होल ट्वाइस कैसे बना, ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था अच्छे से। तो हमें उम्मीद है कि आपको वहां से आया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखो K2SO4 कैसे बना। तो पोटेशियम जो होता है प्रतीक चिन्ह उस पे +1 होता है, और सल्फेट को कैसे लिखते हैं, SO4 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं ना। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो देखो ये प्लस वाला यहाँ कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 कहाँ आ जाता है, के नीचे। और SO4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। मतलब यहाँ 1 को दिखाते नहीं तो क्या बन जाएगा, K2SO4। इस तरह से ये वाला बना था। उसी तरह Al2SO4 होल ट्वाइस मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनाता है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3, और सल्फेट को कैसे लिखते हैं, SO4 का होल, SO4 2-, इस तरह से सल्फेट लिखा जाता है। आपको 9th क्लास में एक सारणी भी दी गई थी, तो वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप प्लीज उस सारणी को एक बार अच्छे से याद कर लें ताकि आपको ऐसे
यौगिक बनाने में दिक्कत ना हो, तो फिर क्या बन जाएगा Al। तो देखो AlSO4। ठीक है, अब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा इस एल्यूमिनियम से, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा, तो यहाँ कोष्टक लगा के 3 लिख देते हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। तो आपको ये सब चीजें 9th क्लास में पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और अब फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप एक बार 9th क्लास की बुक से इन चीजों को जरूर याद करें कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फेट का क्या होता है, सल्फाइड का क्या होता है, पोटेशियम को के+ में लिखते हैं, सोडियम को Na+ के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको याद होंगे तो ये यौगिक आराम से बन जाएंगे, और आप आसानी से संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिख पाओगे। तो यहाँ K2SO, तो अपन की कर रहे थे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। ये बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के रूप में लिखा जाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, और पोटेशियम क्लोराइड KCl के रूप में लिखा जाता है। और इनको संतुलित भी करना है, तो संतुलित करने पे यहाँ क्या आएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले भी संतुलित करना बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको उसी विधि से इसको संतुलित भी करना है। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया है, 5वीं का तीसरा है मैग्नीशियम की अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखो मैग्नीशियम को कैसे लिखा जाता है, Mg के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं ना, तो HCl से भी कराएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। फिर 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। जैसा कि अपन ऊपर कर रहे थे, पहले तो अपन ने जो शब्द समीकरण थी उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है और फिर उसको संतुलित किया है। लेकिन यहाँ आपको रासायनिक समीकरण दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट संतुलित करना है। तो देखो HNO3 की अभिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है ना, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O बनता है, और इसको संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे, वही वाली विधि जो अपन ने ऊपर की है उसी तरह से आपको इसको भी क्या करना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो कंकाली समीकरण आपने पढ़ी भी थी कि जो अपन जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं जिसको संतुलित नहीं किया गया है वही क्या कहलाती है, कंकाली समीकरण। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, कंकाली समीकरण के रूप में जानते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। मतलब इसने यहाँ संतुलित शब्द का उपयोग नहीं किया है। अर्थात ये समीकरण जो आपने जो अभिकारक थे और उत्पाद थे उनको जब रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख दिया लेकिन संतुलित नहीं किया, तो उस समीकरण को क्या कहा जाएगा, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। आप ये परिभाषा ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, अर्थात मतलब कहने का मतलब है कि जो संतुलित नहीं है मतलब असंतुलित है, तो असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है उसे क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करेंगे, तो देखो सीधा सा कारण है कि जो मैग्नीशियम होता है वो वायु में जो वायुमंडल में जो वायु उपस्थित होती है उससे भी क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मतलब इस मैग्नीशियम के ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और परत चढ़ने की वजह से कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे अपन को किसकी क्या प्राप्त होता है, अशुद्धि प्राप्त होती है। अर्थात हमें शुद्ध रूप से मैग्नीशियम प्राप्त हो इसके लिए क्या किया जाता है, मैग्नी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ताकि वह ऑक्साइड की जो अशुद्धि की परत थी वह हट जाए। इसीलिए रेतमाल से साफ किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रे ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी, अक्रे ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो क्या है, अशुद्धियों को हटाने हेतु। तो अर्थात जो ऑक्साइड की मोटी परत ऑक्साइड की जो परत चढ़ गई थी मैग्नीशियम के ऊपर जो कि क्या थी, अशुद्धि थी, तो उस अशुद्धि को हटाने के लिए ही क्या किया जाता है, इस मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो देखो ऑक्साइड की परत जम जाती है, इस कारण इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। तो अर्थात जो ऑक्साइड की जो अशुद्धि थी उसे हटाने के लिए क्या
क्या किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को। 9th क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दानेदार जिंक मतलब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाएगी तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो याद रखना हाइड्रोजन गैस। और आपको सीधा सा याद रखना है कि जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो हमेशा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो देखो इसकी अभिक्रिया भी दे रखी है आपको कि जिंक की, दानेदार जिंक मतलब जस्ते, जस्ते को क्या बोलते हैं? जिंक। तो जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये अभिक्रिया भी आपको देखनी है। फिर ये चित्र भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कि अम्ल में मिलाने पर या मिलाते हुए चित्र भी बनाइए। तो आपको ये फिर ये चित्र भी बनाना होगा। इस वाले चैप्टर में से आपसे कोई सा भी डायग्राम पूछ सकता है। तो प्लीज आपको ये भी याद रखना है कि जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने वाला डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो ये अपन ने एक फ्लास्क लिया है, शंक्वाकार जो फ्लास्क है उसके ऊपर क्या लगा दिया? ये कॉर्क लगा दिया, मतलब रबड़ लगा दिया। और ये कांच की नली है, यहाँ पे ये कांच की नली लगा दी। और ये शंक्वाकार फ्लास्क है सही, इसमें क्या भर दिया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया। ये देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। और इसमें क्या डाल दिया? दानेदार जो जिंक था वह डाल दिए। देखो ये दानेदार जिंक दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। तो जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से इसको डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। तो आपको ये भी डायग्राम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जो कोयले का दहन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण? तो कोयले के दहन की अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है कि जो कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो कोयले दहन की रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब कोयले को, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है, तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है अर्थात कोयले का दहन करवाया जाता है तो क्या बनता है? CO2 बनती है। अर्थात इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। तो आपको याद रखना है कि कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, और इसकी आपके जो समीकरण भी ध्यान में रखनी है कि कोयले के दहन की अभिक्रिया क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोयले दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको फिर ये वाली अभिक्रिया समीकरण लिखनी है, रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, उसके बाद संयोजन अभिकारकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊपर वाला जो उदाहरण है कोयले का दहन वह भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? सीधी सी बात है कि वह अभिक्रियाएं जिसमें दो उत्पाद है, दो अभिकारक, मान लो कोई अभिकारक ए और बी है, जब वह अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या बना लेंगे? ए बी उत्पाद बना लेंगे। अर्थात दो अलग अलग उत्पाद मिलकर जब एक है, दो अलग अलग अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये उदाहरण में ये वाला भी लिख सकते हो। और बिना बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये भी कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। तो आपको ये अभिक्रिया भी ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। कुल मिला के इस पीडीएफ में आपको जो जो लिख रहा है वह आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? बिना भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है। जब बिना भुजे हुए चूने की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे किस नाम से भी जानते हैं? भुजे हुए चूने के नाम से भी जानते हैं। और इस भुजे हुए चूने का उपयोग किसमें किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने में भी किया जाता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हुए ये डायग्राम भी दिखाया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। और इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये डायग्राम भी आपसे पूछ सकता है कि बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल से कराने पर जो भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है उसको प्रदर्शित करने वाला डायग्राम बताइए। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है,
तो ये है बीकर, ये है जल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस तरह से ये डायग्राम दिखाना है। ठीक है, उसके बाद जल के जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया का ये डायग्राम है। इसे व्याख्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, जल के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। दूसरा दूसरा उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण भी किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, मतलब एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये उदाहरण भी या लिख सकते हो आप। उसके बाद ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखो, एक शब्द होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। तो देखना, एक शब्द है ऊष्माक्षेपी और एक शब्द है ऊष्माशोषी। तो देखो, इन दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इस देखो, आपको याद रखना है ऊष्माशोषी मतलब शोषी यानी शोषण करना, मतलब वे अभिक्रिया जो बिना उष्मा के संपन्न नहीं हो, अर्थात उस ऐसी अभिक्रियाएं जिसको कराने के लिए क्या दी जाए? उष्मा दी जाए, तो वह तो कहलाएगी उष्माशोष्य अभिक्रिया। और उष्मा से भी क्या होगी? अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनको होने पर, जिनके पूर्ण होने पर उत्पाद के रूप में क्या निकले? उष्मा या ऊर्जा भी निकलती हो, उसे कहा जाता है उष्माक्षेपी। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे तो उष्माक्षेपी, और जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है अर्थात जिसमें ऊर्जा दी जाती है अपने द्वारा, उसे कहा जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अर्थात जहाँ उत्पाद बनेगा अभिकारकों से अभिक्रिया होने के बाद, तो वहाँ साथ में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। और ऐसी अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाती है। जैसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन सा है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है, जब प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तभी अपन को ऊष्मा प्राप्त होती है, तो यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद ये रहा प्राकृतिक गैस का दहन, और इसकी अभिक्रिया ये रही। प्राकृतिक गैस किसे बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं ना। तो जब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मेथेन को जलाया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होता है? CO2 बनता है और जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो आपको ये प्राकृतिक गैस का दहन वाली अभिक्रिया भी अच्छे से याद होनी चाहिए, और यह भी याद होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। दूसरा है श्वसन। जो श्वसन होता है वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, अर्थात अपन जो श्वसन करते हैं तो श्वसन के द्वारा अपन को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात श्वसन भी कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि उष्मा निम्न में से आपको हो सकता है कि 3-4 अभिक्रियाएं दे दे और पूछे कि इनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी है और कौन कौन सी उष्माशोषी है, तो इनको अलग अलग छांटना है। या फिर ऐसे कह सकता है, रिक्त स्थान भी दे सकता है कि श्वसन एक प्रकार की डॉट 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 अभिक्रियाएं, तो कौन सी अभिक्रियाएं? उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो, श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट अ, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। तो और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन की, ये आपको
बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभिक्रियाएं यहाँ पे लिखी हुई है इस पीडीएफ में, वो सारी अभिक्रियाएं आपको बार बार पढ़ के याद करनी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जिसमें श्वसन वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल सकती है। प्राकृतिक गैस का दहन है वह भी देखने को मिल सकता है। तो देखो C6H12O6 है। जब ये ग्लूकोज C6H12O6 क्या है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज। यहाँ क्या है, सिक्स सिक्स है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, है ना। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो आपको ये श्वसन की अभिक्रिया भी याद रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एक और है ऊष्माक्षेपी की, कि सब्जियों या वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट में बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात सब्जियों और सड़ी गली हुई जो वस्तुएं होती हैं, उनसे जो खाद बनाई जाती है, तो वह खाद बनना भी कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और कभी कभार आपने देखा भी होगा कि जहाँ गांव में हम गलियों से गुजरते हैं, तो वहाँ बहुत सारी सब्जियां या सड़े गले पदार्थ या गोबर आदि आदि डालते हैं एक जगह पे। तो जब अपन वहाँ बरसात के टाइम निकलते हैं, तो देखना आपको वहाँ थोड़ी गर्मी सी महसूस होगी होगी ना, गर्मी थोड़ी वहाँ पे गर्मी ज्यादा लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये उष्माक्षेपी, वहाँ पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिससे कि उष्मा का उत्सर्जन होता है और आपको गर्मी महसूस होती है। तो याद रखना कि सब्जियों, वनस्पतियों और वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा से भी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आज से 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन ही काफी है, फिर एक कल लास्ट वीडियो आएगा और ये चैप्टर के पूरे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलेन का उपयोग किया जाता है। तो दीवारों पर जो सफेदी करते हैं गांव में, उसमें किसके विलेन का उपयोग किया जाता है। तो देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात जो बिना बुझा हुआ चूना है कि उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है जल से, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब बुझा हुआ चूना बनता है। और इस बुझे हुए चूने का उपयोग किसमें किया जाता है, दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि दीवारों पर सफेद करने में किसके विलेन का उपयोग किया जाता है, तो कौन से विलेन का उपयोग किया जाएगा, बुझे हुए चूने के विलेन का उपयोग किया जाएगा। और ये बुझा हुआ चूने का चूना होता है या बुझा हुआ चूने का विलेन होता है, वो किससे प्राप्त होता है, बिना बुझे हुए चूने से प्राप्त होता है। क्योंकि जब बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है तब जाके ये प्राप्त होता है। तो देखो, इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलेन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण कर लेता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब इसको दीवारों पे सफेदी करते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सूर्य से आने जो हमारी वायुमंडल में जो CO2 होती है, उससे अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की वजह से ही क्या आती है, दीवारों पर चमक आती है। क्या आती है, दीवारों पर चमक आ जाती है, दीवार पर चमक। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जब दीवारों पर सफेदी की जाती है, तो उसके 2 या 3 दिन बाद हमारे घरों की छतों पर या दीवारों पर चमक क्यों उत्पन्न होती है। तो उसका क्या रीजन है, कि जो जो बुझा हुआ चूना था या बुझे हुए चूने का विलेन था, वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से भी क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण क्या होता है, दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में जल का निर्माण भी होता है, जो वाष्प के रूप में उड़ जाता है वो तो। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं इस वाले में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है 14 क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसे ही संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं। इसे
चौक का रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं, इसे खड़िया भी बोलते हैं, जो खड़ी होती है ना खड़ी, तो इसका उसका रासायनिक सूत्र भी यही है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सरमंगमरमर का पूछे, चाहे चौक या खड़िया का पूछे, चाहे अंडे का जो कवच होता है वह भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसका भी रासायनिक सूत्र यही होता है, CaCO3। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर देखो, अंतिम क्वेश्चन है आज का, कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अपघटन को उसमें प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण से ही समझाए। तो देखो, वियोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें भी अपन ने तीन चार तरह की देखी होगी। वियोजन अभिक्रिया भी कौन कौन सी, एक तो उसमें वियोजन अभिक्रिया होती है, एक प्रकाश वियोजन, और एक विद्युत अपघटन की वियोजन अभिक्रिया होती है। अर्थात कोई अभिक्रिया तो ऐसी होगी जिसमें उष्मा देंगे तब जाके वो पदार्थ टूटेगा, किसी को सूर्य के कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होगी तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और कोई विद्युत अपघटन मतलब विद्युत का संचालन करने पर वह पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे तो उसे विद्युत अपघटन कहा जाएगा। तो इन तीनों के अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित देना है आपको। तो देखो, पहले तो ये देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक उष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। अर्थात कोई एकल अभिकारक होगा, वह क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों या उत्पाद में टूट जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, उष्मा का अवशोषण होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है वह किसका उदाहरण होगी, उष्मा शोषी का भी उदाहरण होगी। तो उष्मा शोषी जो अभिक्रियाएं होगी वही वियोजन अभिक्रिया का ही रूप होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वियोजन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, अतः इन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें वियोजन का उदाहरण देखते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट पर को जब उष्मा दी जाती है तो किस किस का निर्माण होता है, Fe2O3 का निर्माण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। और ध्यान रखना ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये याद होना चाहिए कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। हो सकता है आपसे ये रिक्त स्थान में पूछ ले, आपसे हो सकता है दो उत्पाद तो आपको दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि तीसरा उत्पाद क्या बनेगा। तो याद रखना, एक तो Fe2O3 बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा Fe2O3। ठीक है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो Fe3O4 भी दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि Fe3O4 न बन के क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनती है एक गैस, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो दो तरह सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी याद भी रखना है कि एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक Fe2O3। ये इस अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनसे बनने वाले उत्पाद क्या क्या प्राप्त होंगे, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और फेरस सल्फेट के वियोजन से जो गैस निकलती है SO2 और SO3, उससे संबंधित ये डायग्राम भी दे रखा है। तो आपको ये भी ध्यान थोड़ा बहुत देख लेना है कि एग्जाम में पूछ ले कि फेरस सल्फेट के वियोजन को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया का चित्र बताइए या उसको चित्र सहित समझाइए, तो आपको फिर ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण है, ये तो था उसमें वियोजन का, ये है, ये देखो दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो चूना था, जो क्या कहते हैं खड़ी थी, अंडे का खोल था, जो कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया थी, संगमरमर था, तो संगमरमर या जिसे CaCO3 कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब उसको उष्मा दी जाती है तो किस किस का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने का, और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है कि जब कैल्शियम
कार्बोनेट को गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो किस किस उत्पाद की प्राप्ति होती है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की प्राप्ति होगी, अर्थात CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें भी किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद एक है PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट। एक तो ये वाली अभिक्रिया, कौन सी वाली? एक तो ये वाली अभिक्रिया, एक ये वाली अभिक्रिया, इसमें इस अभिक्रिया में क्या क्या उत्पाद बनेंगे वो, और एक है लेड नाइट्रेट वाली। ये अभिक्रिया तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 99% है। जहां तक होगा इन तीनों के अभिक्रियाओं को ही ज्यादातर वो रिपीट करता है और पूछता है कि लेड नाइट्रेट के तापन से या विघटन से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो याद रखना कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है या गर्म किया जाता है या ताप दिया जाता है तो किस किस का निर्माण होगा? लेड ऑक्साइड का निर्माण होगा, और NO2 गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। कौन कौन सी? एक तो बनेगी ऑक्सीजन गैस, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और एक लेड ऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है। वह भूरे रंग का गैस गैस किसकी वजह से प्राप्त होती है? तो वह भूरे रंग की गैस कौन सी थी? NO2, मतलब नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वो कौन से रंग की गैस होती है? भूरे रंग की गैस होती है। या यह भूरे रंग की गैस किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है, और NO2 कौन से रंग की गैस होती है? भूरे रंग की गैस उत्सर्जित करता है, और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। तो बहुत बहुत वेरी 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 मोस्ट अभिक्रियाएं ये वाली। ठीक है। फिर है, और इसको प्रदर्शित करता हुआ ये एक चित्र भी दे रखा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इस वाले चैप्टर में से कोई सा भी डायग्राम पूछ सकता है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो प्लीज इन चित्रों को एक बार जरूर देखें। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कोई प्रश्नावली है और उसे बनाना है, कैसे पकड़ना है, और कैसे कैसे दिखाना है, बस इतना सा है। तो ये देखो, ये बर्नर लगा रखा है, ये बर्नर या मोमबत्ती है, इसमें ये परख नली है, इसमें क्या भर दिया? लेड नाइट्रेट भर दिया। इस परख नली को क्वथन नली भी बोलते हैं। इसमें लेड नाइट्रेट भर दिया, और परख नली पकड़ने वाला चिमटा है, ये परख नली को पकड़ने वाला चिमटा है, ये बता दिया। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये गैसें उत्सर्जित, और ये NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है। फिर है विद्युत अपघटन। तो इसमें एक था विद्युत अपघटन वाला, अभी पूछा था। तो देखो, विद्युत अपघटन का उदाहरण कौन सा होगा? और इसका डायग्राम 2014 में पूछ चुका है। RBSC 2014 में जो एग्जाम हुआ था वो इसको इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो प्लीज इसको भी आप जरूर देखें। तो देखो, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर, तो याद रखना कि जब भी जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड क्या होता है? प्लस। अभी बताता हूँ मैं याद कराने का तरीका। तो देखो पहले कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि एनोड पर कौन सी गैस होगी? एनोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस, और कैथोड होता है माइनस। तो देखो, एनोड प्लस होता है तो प्लस पर कौन आएगा? माइनस वाला। और ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस। तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑक्सीजन। और कैथोड क्या होता है? माइनस का। तो इसमें कौन सी वाली गैस आएगी? प्लस वाली। और हाइड्रोजन पे क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए ये इस पर जमा होगी। तो याद रखना, एनोड पर तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। और विद्युत अपघटन को प्रदर्शित करने वाला ये डायग्राम भी दे रखा है, तो आप इसको भी जरूर ध्यान में रखना है कि जल का विद्युत अपघटन का ये डायग्राम है, और इसे 2014 में पूछ चुका है वो। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये स्विच लगा दिया, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये रबर डार्ट है, यहाँ पे रबर डार्ट लगा दी, ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं दोनों। और जब इनमें और ये प्रज्ञलियां हैं सही दोनों तरफ। तो जब इनमें विद्युत अपघटन किया जाता है या अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जो जल भरा हुआ है बीकर में वो किस किस में टूट जाएगा?
ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, अर्थात इनसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। और ये प्लास्टिक का मग है। क्या है? प्लास्टिक का मग है। तो देखो, इस क्रियाकलाप में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 2:1 में प्राप्त होती है। तो यह भी याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन के तो 2 और ऑक्सीजन का 1 अनुपात प्राप्त होता है। और आपको पता भी है, सीधी सी बात है, H2O का शुद्ध फॉर्मूला क्या होता है? एच जल का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन 1 है, अर्थात तो प्राप्त भी वही होंगे, 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही प्राप्त होंगे। तो ये तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और प्रकाशीय अपघटन वाला है। अब देखो, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण कौन कौन से हैं वो भी देखो। AgCl, जो AgCl होता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे क्या दिया जाता है, AgCl पर जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो किस किस में वियोजित हो जाता है? Ag और Cl2 का निर्माण कर लेता है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। और एक है AgBr। ये AgBr, जब इसमें सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो Ag और Br में Br2 में टूट जाता है। ठीक है। और आपको ये भी बताया गया था, या यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो AgBr या AgCl होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्वयं फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है AgBr, अर्थात ऑप्शन में AgBr हो तो AgBr को टिक करना है, अगर AgBr नहीं दिखे तो AgCl को टिक करना है। ठीक है। तो AgBr या फिर AgCl होता है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद चलो इस वाले इनको तो देख लेते हैं 18 तक। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसकी रासायनिक समीकरण क्या होगी? वो तो इनको भी आपको याद रखना है, ये भी वेरी मोस्ट है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? CO2 क्या क्या भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में? एक तो CO2 लेता है, एक H2 जल जल भाग लेते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश होता है, और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण? क्लोरोफिल। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफिल। तो जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है CO2 H2 और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो किस किस का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6, ऑक्सीजन निकलती है और जल निकलता है। तो ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है और इनको संतुलित भी करना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट इन्हीं की अभिक्रियाओं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है या अभिक्रियाओं को समझाना है। तो अपन पहले इन क्वेश्चनों को कर चुके हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को। तो प्लीज आप उन्हीं को पढ़कर यहाँ इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है कि इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्न संख्या 12 और 15 के उत्तरों को समेकित रूप से लिखकर समझाया जा सकता है। ठीक है। फिर है संयोजन व वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है, क्यों? तो आपको पता है भी सही कि संयोजन में तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक अभिकारक टूटता है, अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। तो देखो, एक में तो संयोजन में तो क्या हो रहा था? 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बन रहा था, जबकि वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक से क्या बन रहा थे? 2 उत्पाद प्राप्त हो रहे थे। तो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ तो 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, यहाँ 2 उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ एक उत्पाद बन रहा है, यहाँ एक अभिकारक भाग ले रहा है। तो देखो, इस अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? उल्टा ही तो हो रहा है ना, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया भी कहा जाता है, और ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और इसे आगे भी बढ़ाएं हमारे चैनल को, क्योंकि ये है हमारी मेहनत आपके हाथों में। आप जितना इस चैनल को शेयर करोगे, हम आपके लिए उतने ही अच्छे प्रयास करेंगे। और प्लीज, हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो लगा कैसा, अच्छा लगा, हेल्पफुल है, बढ़िया है या नहीं है, क्या कमी है वो भी हमें बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधारें। ठीक है दोस्तों, प्लीज आपसे निवेदन है, आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड बाय।